हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मसाला फसलें लगाई जाती है उसमें हम कहें तो हल्दी, अदरक, इसके अलावा धनिया, मेथी। और हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस समय अनुसंधान पर है कि छत्तीसगढ़ के जो खासकर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हैं उस पर सौंफ की खेती, जो हमारा मध्य क्षेत्रफल है उसमें हम अजवाइन की खेती, तो हम लगातार मसाला फसलों पर ये कार्य करके देख रहे हैं। यहाँ की जलवायु जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता होती है वो छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खासकर जो हमारे फल उद्यान हैं या जो हम नए फल उद्यान लगाने जा रहे हैं वहाँ पर भी हम हल्दी और अदरक की खेती कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी अतिरिक्त जो आमदनी हम इसके बीच में, जैसे ही हमारे फल 3-4 साल बाद आमदनी देना चालू करेंगे उसके पूर्व ही हम आमदनी लेना चालू कर दें। जो हमारा उद्यान की विभाग है, खासकर संचालनालय उद्यान की, वो भी किसानों को मसाला फसल खेती के लिए अत्यंत सहायता प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा सुपारी और मसाला अनुसंधान कालीकट केरल है उसके द्वारा भी हमको मसाला फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है कि हम अच्छी किस्मों के बीज किसानों को प्रदान करें। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में न केवल उन्नतशील जातियां निकाली जा रही हैं बल्कि उनके कंद, उनके बीज किसानों को वितरित किए जा रहे हैं, जिसके कि मसाला फसलों का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में हो सके। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, तरबूज और खरबूज की खेती गर्म और आर्द्रता वाली जगह में होती है, साथ ही दोमट और रेतीली मिट्टी में की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर तरबूज और खरबूज की खेती नदियों के किनारे की जाती है। लेकिन अब हमारे कृषि वैज्ञानिक हमें सलाह देते हैं कि यदि हमारे किसान भाइयों की ज़मीन समतल है, रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और पानी निकासी का अच्छा साधन है, तो वो अपने खेतों में भी तरबूज और खरबूज उगा सकते हैं। किस तरह से करें तरबूज और खरबूज की उन्नत खेती, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं केवी के राजनांदगांव से डॉक्टर गुंजन झा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप तरबूज खरबूज की खेती करना चाहते हैं तो उससे जुड़े प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये जानना होगा कि किस तरह की जलवायु में और किस तरह की मिट्टी में तरबूज और खरबूज की खेती की जा सकती है। देखिए किसान भाई, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि पहले जो है हम इसे
दियारा खेती की जाती थी पहले के समय में, लेकिन आज जो है ये पॉसिबल है कि हम नॉर्मल जो ज़मीन है हमारी उसमें भी इसकी खेती कर सकते हैं। जी जी। बस इसके लिए ये आवश्यक होगा कि हम उसका पीएच मान का ध्यान रखें, जैसे जिस मृदा में पीएच मान 6 से 7 हो, उचित जल निकास हो, लोमी मृदा हो आपका, या फिर दोमट मृदा हो, इस प्रकार की मृदा में जो है हम इसकी खेती कर सकते हैं। बस खेत की तैयारी की दिक्कत होगी, आपकी खेत की तैयारी करने की आवश्यकता होगी और आप इस प्रकार की जमीन में भी, भूमि में खेती कर सकते हैं। जी जी, आपने खेत की तैयारी की बात की, तो खेत की तैयारी हमारे किसान भाई किस तरह से करें? जी देखिए, इसके लिए जैसे अभी हमने हमारे इसमें विषय में है तरबूज और खरबूज की खेती, तो लगभग एक जैसी ही फसल है, लेकिन इसकी तैयारी में कुछ अंतर है आपका। जैसे कि हम यदि तरबूज और खरबूज की खेती करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम आपकी जुताई करेंगे, कल्टीवेटर से आप जुताई कर लेना है। जुताई 1 से 2 बार करने के पश्चात पाटा चला के आप जमीन को समतल कर लेंगे, और समतल करने के बाद जो हमारी तैयारी होगी, जैसे हमको यदि तरबूज लगाना है तो तरबूज के लिए लगभग आपका 1 हेक्टेयर में 3 से 5 किलो बीज की दर की आवश्यकता होती है। तो उसकी आवश्यकता होगी, और यदि खरबूज लगा रहे हैं हम तो लगभग जो है 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। और यदि हम इसमें भूमि की तैयारी में यदि आते हैं, तो यदि हम तरबूज लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लगभग जो है आपका 120 सेंटीमीटर चौड़ी जो है आपको बेड बनानी होती है, और उस बेड पे बीच में जो है आपको लाइन लगाना होता है। लगभग वो 1 से 1 मीटर की दूरी पर पौधे से पौधा रखा जाता है, और 120 मीटर चौड़ी जो है ऊंची बेड, लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची बेड हो, वो बनाई जाती है, ताकि आपके पौधे जो हैं वो जमीन में पानी से खराब ना हो जब फल उसके आए तो इस प्रकार से बनाना होगा यदि हम तरबूज लगा रहे हैं। और यदि खरबूज हम लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए लगभग आपको जो बेड बनाएंगे वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होगी वो आपकी लगभग 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और उसमें आपको जो खरबूज लगाएंगे वो आपको मध्य में लगाना है। सॉरी, किनारे, आपके मध्य में किनारे में लगाते हुए चलेंगे आप इस प्रकार से। जी। और ये तरबूज और खरबूज लगाने का सही समय क्या है, कब बुआई करना चाहिए? देखिए, जैसे आपका तरबूज और खरबूज है हमारा, पहले तो हमें केवल गर्मी में खाने मिलता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से ही हमारे उसमें दिखाई देने लगता है। तो इसमें आपको नवंबर जो मौसम होता है हमारा, नवंबर से लेके लगभग आपका मार्च तक जो है ये पूरा समय माना जाता है इसको लगाने का। और इसमें अगेती यदि फसल आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं किसान भाई, तो बिल्कुल नवंबर में आप पॉलीथीन बैग में इसकी सीडलिंग तैयार कर लें, नर्सरी तैयार कर लें, और उससे अपने मुख्य खेत में लगभग जो है 15 से 20 दिन बाद उसको रोप सकते हैं। इस प्रकार से आप अर्ली खेती भी कर सकते हैं। और वैसे इसका जो उत्तम समय माना जाता है वो होता है आपका लगभग 15 फरवरी के आसपास इसकी प्लांटिंग जो है आपकी सोइंग कर देनी चाहिए। जी। आपने लगाने का समय बताया, पर अगर बीज लगाने से पहले उसका बीजोपचार करना जरूरी है, तो उसकी विधि क्या होगी? जी देखिए, बीजोपचार के लिए हमारा जैसे जो बीज होता है, कभी भी हम हमारे किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि जो भी बीज आप लें उसे एक बार उपचारित जरूर करें। तो उसके लिए आप जो आपका फंजीसाइड्स होते हैं, आपका कार्बेंडाजिम है, आपका डायथिन Z78 होता है, इस प्रकार मैंकोजेब है, इस प्रकार के जो जितने भी फंजीसाइड्स हैं, इसका लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप जैविक की ओर जाना चाह रहे हैं तो आप आपका जो सीडोमोनास होता है या फिर आपका ट्राइकोडर्मा का लगभग आपको 4 ग्राम प्रति किलो बीज, और यदि आप सीडोमोनास ले रहे हैं तो उसका 10 ग्राम जो है प्रति केजी सीड की दर से उपचार इसमें किया जाता है। जी। मैम, बीजोपचार के बाद में लगाने की सही विधि क्या है ताकि अच्छे पौध निकलें? पहले हम एक साथी का फोन सुन लें। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम, कन्या बालाघाट से। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे को ये जानकारी चाहिए मैम कि जब तरबूज खरबूज की जैसे अपन खेती करेंगे, हाँ जी, तो डायरेक्ट हमको बीज में उसकी बीज को डालना है कि पॉलीथीन बैग से उसकी पौधे तैयार करना ठीक रहेगा? और किस प्रकार के भूमि इसके लिए उपयुक्त जमीन है, क्या है, जानकारी चाहिए। जी मैम बताइए। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आपने पूछा, जैसे अभी मैंने बताया कि अगेती फसल यदि आपको लेना है और आपका खेत में यदि धान लगा हुआ है और आप यदि आपको अगेती फसल लेना है उसके पश्चात भी, तो आप इसको पॉलीथीन जो आपकी बैग आते हैं लगभग 200 सेंटीमीटर जो 200 mm के गेज के आते हैं, उसको आप पॉलीथीन बैग लेंगे जिसमें लगभग 10 सेंटीमीटर वो चौड़ा होगा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा। और इसमें आप पौध को तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो प्रो ट्रे आती है हमारी, प्रो ट्रे में भी आप क्या बोलते हैं इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। लगभग आपको 250 प्रो ट्रे लगेगी यदि आपको 1 हेक्टेयर में पौधे तैयार करना है तो, क्योंकि लगभग आपके 23 से 24 हजार पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि लगाना चाह रहे हैं लेकिन प्रो ट्रे में आप लगा रहे हैं तो उसे आपको प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखते हैं यदि नेट हाउस में, इस प्रकार से, तो लगभग 12 से 15 दिन में ही आपकी
नर्सरी तैयार हो जाती है जी। और आप उसको अपने मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी। मैम हम बात कर रहे थे कि इसकी नर्सरी किस तरह से लगाई जाए या खेतों में किस तरह से बुआई की जाए। जी। देखिए, आप जैसे कि अभी हमने बात की कि जो बीज होता है बीज को उपचार करके लगाना चाहिए, और जब बीज को लगाने वाले हैं तो जैसे मैंने बताया तरबूज की यदि आप खेती कर रहे हैं तो उसमें फरो मेथड होती है एक आपकी, और एक होती है आपकी पिट मेथड होती है। जो पुराने हम जब दियारा खेती करते थे तो उस समय हमारे किसान भाई जो है दियारा पद्धति में पिट मेथड का उपयोग करते थे, जिसमें आपका जो गड्ढा जो है तैयार किया जाता है, उसमें आपकी गोबर की खाद और आपका जो फर्टिलाइजर है उसको डालने के बाद उसमें जो एक गड्ढे होते हैं उसमें लगभग 4 बीज को लगाया जाता है। और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी लगभग 2.5 से 3 मीटर होती है यदि आप इसमें तरबूज लगा रहे हैं। और यदि आप खरबूज लगाने वाले हैं तो लगभग 1.5 मीटर की दूरी पे पिट मेथड में लगाया जाता है। और उसके साथ साथ में यदि आपको फरो मेथड में आना है, फरो मेथड से आप लगाना चाह रहे हैं लाइन में जैसा कि लगाया जाता है, तो इसमें यदि आप लगा रहे हैं तो उसमें तरबूज लगाना है तो 120 सेंटीमीटर चौड़ी आपको बेड बनाना होगा और उसमें आपको दोनों तरफ 2 लाइन चलानी होगी आपकी तरबूज के लिए। और यदि खरबूज लगा रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर चौड़ी और ऊंची बेड बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर ऊंची बेड, और उसमें आप उसके बीच में जो है खरबूज की एक जो बीज है उसको लगाएंगे। और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर खरबूज के लिए, और तरबूज लगा रहे हैं तो उसके लिए लगभग 1 मीटर की दूरी रखेंगे आप पौधे से पौधे की। मैम, छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से तरबूज और खरबूज की कौन सी किस्में हैं जो हमारे किसान भाई को लगाना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके? जी। देखिए, तरबूज में जैसे हमारी बहुत अच्छी वैरायटी है शुगर बेबी, जो काफ़ी मिठास वाली होती है और मार्केट रेट भी इसका अच्छा होता है। तो शुगर बेबी है आपका, पूसा बेदाना जो दाना आपका बीज रहित होती है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है वैरायटी आपकी। इसके अलावा और भी आपकी दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, इस प्रकार की वैरायटी है जो किसान भाई लगा सकते हैं तरबूज की। और यदि खरबूज की बात चले तो अभी आपकी नई एक वैरायटी रिलीज हुई है, अर्का सीरी करके है, जो काफ़ी हाई यील्डिंग वैरायटी है और बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। लगभग 25 टन आपका प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। जी। मैम, जो किसान भाई हमारे ये लगा रहे हैं इन्हें एक समस्या आती है खरपतवार की, क्योंकि पौधे के साथ साथ खरपतवार भी उगाती है। तो शुरुआत में ही इसका नियंत्रण करने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? किसान भाई देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप यदि बीज से उपचार कर रहे हैं, बीज को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लगभग जो है 2 से 3 दिन बाद, जैसे ही आपने बीज लगाया और 2 से 3 दिन बाद आपको ब्यूटाक्लोर का 2 kg पर हेक्टेयर की दर से आपका वीडीसाइड का उपयोग करना होता है, ताकि आपका जो भी वीट का नियंत्रण है वो किया जा सके। और इसके पश्चात लगभग ये 1 महीना तक तो आपके पौधों को खरपतवार से दूर रखता है। उसके पश्चात आप लगभग 30 दिन बाद और 45 दिन बाद जो है आप हाथ के द्वारा जो है वीड्स को निकलवा के सफाई करा सकते हैं। जी। खरपतवार के बाद एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है खाद उर्वरक की, तो ये कब और कितना डालना चाहिए? जी। आपके तरबूज और खरबूज में देखिए जो रिकमेंडेड आपकी मात्रा है आपकी 80, 60 और आपकी 40 मानी जाती है तरबूज के लिए। और यदि आप खरबूज लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी 80, 40 और 30 की मात्रा होती है NPK kg पर हेक्टेयर की दर से इसको डाला जाता है। और इसमें जो मात्रा होती है, पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मेहत्तर चतुर्वेदी चिचोली से जी, रायपुर जिला। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नींबू का पेड़ है, उसमें फल फूल रहा है जी, उसका दवाई लेना चाहता हूँ जी। किसान भाई आप बताएं समस्या क्या आ रही है उसमें? हाँ जी, वो नींबू का पेड़ है, उसमें फल फूल रहा है जी और गिर रहा है। फल गिर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, इनके फूल रख के गिर रहे होंगे या फल छोटे गिर रहे होंगे? जी। सबसे पहले तो किसान भाई जो आपके फल लगे हैं उसमें आप ये ध्यान दें कि कहीं उसमें पानी या तो ज़्यादा हो रहा होगा या पानी की कमी तो नहीं है। और जैसे ही आपका फल जब लग के ख़त्म होता है तो आप अगले बार उसमें ये ध्यान रखें कि उसके चारों तरफ जो है थोड़ा सा गड्ढा करें और उसमें खाद, गोबर की खाद और जो फर्टिलाइज़र जो आपको डालना होगा, यूरिया आपका NPK, उसको डाल के उसमें अच्छे से इरिगेशन दें। तो आपकी जो अगले बार की फसल आएगी वो फूल जो होगा वो झड़ने की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। और या फिर आप इसके साथ साथ में बोरेक्स, इसके बाद भी यदि आपका उपचार नहीं होता है तो आप बोरेक्स जो होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, 2% बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं। जी। मैम, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा कब डालना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि रिकमेंडेड जो डोज है तो उसकी आपकी जो नाइट्रोजन होती है उसकी आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो होती है वो खेत की तैयारी के समय डाल दी जाती है। और जो आधी मात्रा बची होती है वो लगभग आपकी जैसे ही 15 दिन के बाद जो होता है 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन में कंप्लीट करनी होती है हमें। और फ्लावरिंग के पहले ये जो यूरिया की मात्रा बची हुई है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ताकि फ्लावरिंग के बाद आपको वेजिटेटिव ग्रोथ का उसमें प्रभाव दिखाई ना दे, नहीं तो ग्रोथ जो है आपकी वेजिटेटिव ही होती रहेगी। अच्छा। और फ्लावरिंग देर से आएगी। जी। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जल प्रबंधन, क्योंकि ये
पानी के किनारे तो ये उपज ली जाती है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा अधिक होने से फल सड़ भी जाते हैं। तो जल प्रबंधन इस खेती में किस तरह से किया जाए? जी देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि मृदा जो है वो उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, तभी इसके लिए खेती जो है वो वहाँ पे संभव होती है। तो उचित जल निकास रखें, और जैसे भी आपकी खेत का जो स्लोप का डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो है आपको नाली तैयार करें, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर की ओर निकल जाए। और दूसरा पानी जो है आपका उसमें मल्चिंग जो होती है आपकी, जैविक मल्चिंग जिसे कहा जाता है, पैरा होता है या फिर सूखे पत्ते हैं, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, ताकि मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा आपके बेड पे रहे, और उससे ये मॉइस्चर तो कंजर्व करेगा ही, साथ में जो होता है आपके फलों की जो क्वालिटी होती है, जो जमीन में रखे रहने के कारण खराब होने लगती है, उससे भी बचाता है। तो इस प्रकार से आप मॉइस्चर जो है होता है उसको कंजर्व कर सकते हैं, और जैविक मल्चिंग होती है तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है आपका। जी। मैम, खरबूज और तरबूज की खेती में भी दूसरी फसलों की तरह से कीट और रोग लगते हैं, तो कौन कौन से, पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, घुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहिबा को भी राम राम, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमको तरबूज की खेती, अच्छी खेती करना है, तो इसके लिए मिट्टी किस तरह से हमको चयन करना है? दूसरी चीज ये है कि कौन सा मौसम होना चाहिए उसके लिए, मतलब जलवायु किस तरह से होना चाहिए, और पानी की मात्रा का जो मात्रा जो है हमको किस तरह से उनका उपयोग करना है, ये तीनों के बारे में जानना चाहते हैं। जी मैम बताइए। जी देखिए किसान भाई, जैसा आपने पूछा कि किस मौसम में लगाना चाहिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी खेत की स्थिति क्या है, इसके पहले क्या फसल लगी हुई है। यदि आपकी खेत खाली है तो आप बिल्कुल नवंबर में ही आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। यदि इसके लिए मौसम जैसा आपने पूछा, तो इसके लिए गर्म और आर्द्र, नमी भी होना चाहिए बट गर्म मौसम जो होता है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नवंबर से इसका लगाने का प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपके पास खेत उपलब्ध नहीं है तो पॉलीथीन बैग में, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें लगा के आप उसके पौधे तैयार कर सकते हैं, और दिसंबर या जनवरी में आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आपको अपने खेत के आधार पे जो है नवंबर से मार्च तक की खेती जो है आप उसमें से चयन कर सकते हैं कि आप किस समय लगाना चाह रहे हैं, और आपके खेत में पहले क्या फसल लगी हुई है। इन्होंने पूछा था मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। जी मिट्टी देखिए, मैंने जैसे बताया लोमी सॉइल बोला जाता है, जो दोमट मिट्टी बोलते हैं हमारी, रेतीली आपकी जो मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, तो इस प्रकार की भूमि हो, या फिर आपकी लोमी सॉइल होती है, वो जो है इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच जो मान होता है वो 6 से 7 हो, तो इसका ध्यान रखें, तो वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जी। और इसके बाद बारी आती है जल प्रबंधन की, जैसा कि हमारे किसान भाई भी चाह रहे थे कि जल प्रबंधन कैसा हो ताकि फल अच्छे लगे। देखिए, जैसा कि अभी किसान भाई ने पूछा, तो जल प्रबंधन के लिए हमने बताया कि जैसे ही आपने सोइंग की, बीज की सोइंग करी हुई है या फिर आपने सीडलिंग को लगाया हुआ है, तो पहला इरिगेशन तो उसके जस्ट बाद दिया जाता है, ताकि इसमें पर्याप्त नमी मिल जाए प्रारंभिक अवस्था के लिए। उसके पश्चात लगभग 15 दिन के अंतराल पे जो है इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप इसमें पानी का इंतजाम करें, और पानी जो है इसको इरिगेशन जो है देते रहें। और पानी की कमी हो तो मैंने जैसे बताया कि मल्चिंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी। मैम, अब बात होती है कीट और रोग की, तो इन फसलों में कौन कौन से कीट और रोग का प्रकोप हो सकता है, और उसे किस तरह से नियंत्रित करें हम? जी देखिए, इसमें आपका तरबूज और खरबूज जो फसल होती है, जैसा कि मीठा होता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपकी जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, जो रस को चूसने वाले होते हैं, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इसका अटैक होता है, जो बहुत ही बारीक होते हैं। किसान भाई यदि पौधे को हिलाएंगे तो उसमें से एक मक्खी जैसा उड़ता हुआ बारीक दिखाई देता है। तो इस प्रकार के यदि कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए नियंत्रण के लिए आप इमिडा क्लोरोपिड होता है, जिसका 1 ml, आधा से 1 ml, यदि आपका शुरुआती अवस्था है तो आधा ml का उपयोग करें आप, और यदि पूरी ग्रोथ हो चुकी है पौधे की, तो उसमें 1 ml तक का उपयोग कर सकते हैं। प्रति लीटर पानी में मिला के इसका घोल बना के आप इसका स्प्रे करेंगे, छिड़काव करें, तो इससे आपका जो भी सकिंग इंसेक्ट होगा आपका, वो इससे आप कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें एक आता है आपका ये आपके जो कीड़े हो गए, उसके पश्चात इसमें आता है फ्रूट फ्लाई करके आती है, जो फल भेदक बोला जाता है, मक्खी होती है जो फलों में छेद कर देती है, जिससे कि बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। जी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको शुरुआती अवस्था में ही एक छोटे छोटे पैकेट्स में आपका डाइक्लोरोवॉस करके एक दवा आती है, जिसका 1 ग्राम रुई में रखना है, और उसके साथ में फिश मिल, जो आपका हड्डी का आपका जो मछली जो होती है फिश, उसका जो चूरा आता है, उसको आपको रखना है साथ में, और उसको करके आपको लगभग 40 से 50 जो होता है बैग बना के उसको प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 40 से 50 बैग, और उसको आपको रखना होता है। और ये दोनों जो होता है अट्रैक्टेंट के रूप में काम करता है, तो फ्रूट फ्लाई जो उसको अट्रैक्ट करके उसमें उसके जो मेल होते हैं उसको खत्म कर देता है। डाइक्लोरोवॉस एक इंसेक्टिसाइड है, उसको खत्म करता है। पहले एक साथी का फोन सुने। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते, मैं शत्रुघ्न बंधु बोल रहा हूँ। जी, पूछिए, क्या पूछना है? हेलो। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ
मैं शत्रुघ्न बंधु बोल रहा हूँ रंगकटरा से, खड़ागढ़ जिला से। जी जी, प्रश्न पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि खरबूज और तरबूज के बारे में लगाने के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कौन सा मिट्टी में लगाना है। हाँ, अच्छा, मिट्टी की जानकारी एक बार फिर से इन्हें दे दीजिए। किसान भाई, जैसा पहले भी हमने अभी बताया कि आपको उचित जल निकास वाली दोमट और लोमी मिट्टी जो होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 हो और जिसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर जो आपका जो बोलना चाहिए कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, तो इस प्रकार की यदि मृदा हो तो वो आपके लिए बिल्कुल आप उस पर तरबूज और खरबूज की खेती कर सकते हैं। जी जी जी। मैम, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से कीट और रोग हमारी फसलों पर अटैक कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया फल बेधक मक्खी के बारे में बात हो रही थी, तो फल बेधक मक्खी सबसे ज्यादा इसके लिए नुकसान पहुंचाने वाली फसल के लिए होती है, मक्खी है। तो इसके आप कंट्रोल के लिए जैसे मैंने बताया डाइक्लोरोवॉस, तो इसमें बस किसान भाई एक चीज का ध्यान रखें कि जो ये आपने रुमाल आपका जो रुई के साथ आप दवा रख रहे हैं उसको 7 दिन में बदलना होता है। अच्छा। उसका जो प्रभाव होता है वो 7 दिन में खत्म हो जाता है। और वैसे ही जो आप मछली का जो चूरा रख रहे हैं वो भी 20 दिन बाद उसको चेंज करना होता है। अच्छा। ताकि उसमें से जो स्मेल आ रही है उसी से ही वो अट्रैक्ट होकर कीड़े जो उसमें आते हैं तो वो और फिर वो जो डाइक्लोरोवॉस होता है उसको खत्म कर देता है। अच्छा। तो इसलिए इस प्रकार का ये जरूर ध्यान रखें कि 20 दिन बाद और 7 दिन बाद इसका आपको बदलाव करते रहना है ताकि इसका कंट्रोल आसानी से किया जा सके। जी जी। तो ये तो बात हुई कीटों की। और यदि इस पे बीमारी की ओर हम जाएं तो इसमें आपका डाउनी मिल्ड्यू जो होती है एक बीमारी आती है। तो डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है आपका, उसमें आप देखेंगे पत्ते की नीचे की ओर आपको पर्पल बैगनी कलर के जो है धब्बे दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे ग्रोथ फंगस की ग्रोथ दिखाई देने लगती है और पौधे जो है उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। अच्छा। तो इस प्रकार का यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ये बिल्कुल इसके लिए आपको फंजीसाइड जो होंगे आपके मैंकोजेब हो सकता है या फिर आपका डायथेन M78 होता है आपका Z78 M45, इसका उपयोग आप कर सकते हैं 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका उपयोग किया जा सकता है। जी जी। और यदि आपका कीट की बात, हम अभी रोग की बात चल रहे थे, उसी प्रकार से आता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। अच्छा। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है जिसे कि आपका सफेद चूर्णी रोग बोला जाता है, जिससे पौधा पूरा सफेद पाउडर के समान दिखाई देने लगता है। तो ये भी काफी भयानक रोग होता है। एक साथी का फोन है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं हीरालाल पाटिल, कबीरधाम जिले से। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, खरबूज का जो पौधा लगाए हैं उसमें नीचे गलन हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, गलन से किस तरह से बचाएं? जी जी, देखिए किसान भाई, जैसा आपने बता रहे हैं कि गलन है, तो ये मुख्य रूप से जो है ज़्यादा पानी के कारण भी हो सकता है। तो आप ध्यान दें कि जल निकास की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। और दूसरा, उसमें जो आपका फंजीसाइड होता है, जैसे अभी हमारी बात चली रही थी कि मैंकोजेब है आपका, इस प्रकार के जो फंजीसाइड्स हैं उसका 2 से 3 ग्राम लेके प्रति लीटर पानी में सॉल्यूशन बनाएं और उसका स्प्रे करें। और यदि आपके पास यदि ये नहीं है, ट्राइकोडर्मा यदि है, तो बिल्कुल आप ट्राइकोडर्मा का आपका 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। जी जी। और ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि ये समस्या बहुत ही ज्यादा आती है आपके तरबूज और खरबूज में कि जैसे ही आपने पौधा लगाया तो वो गलन की समस्या आने लगती है। तो इसके लिए सभी किसान भाइयों के लिए ये निर्देश होगा आपका कि जो 4 ग्राम आपका ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास आपका स्यूडोमोनास होता है उसका लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में सॉल्यूशन बनाएं और उसको पौधों, जो छोटे पौधे होते हैं उसके चारों तरफ ड्रेंचिंग करना है, मतलब भिगाना है आपको मट्टी को उसकी, ताकि उसके चारों तरफ जो भी इन्फेक्शन होगा, चाहे वो आपका बैक्टीरिया का हो चाहे फंगल का हो, वो कंट्रोल हो जाए। जी जी। डॉक्टर गुंजन झा, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसाई भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।